नमस्कार, आप सबका स्वागत है पंचामृत सीरीज में। आप जीके, जीएस बेस्ड कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक सभी एग्जामिनेशन में आपको ये मदद करने वाला है। आज का हमारा ये 5 टॉपिक है और इन सारे टॉपिक से अलग-अलग एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपका बिहार दरोगा के लिए 17 मार्च से आपका कोर्स शुरू हो रहा है। और ये आपको 20 मार्च के बाद जो है 1899 इसका फीस हो जाएगा। अभी जो फीस का 899 रुपया है, 10 सिलेक्शन वो एप्लीकेशन पे एडमिशन आप ले सकते हैं। ये आपका यहाँ का नंबर है, कोई भी सहायता चाहिए यहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए, जब महान्यायवादी पढ़ना है तो साथ ही साथ क्या पढ़ना है? महाधिवक्ता पढ़ना है। और महाधिवक्ता पढ़िएगा तो साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ये तीनों को क्या करना होता है? हमको साथ में पढ़ना होता है। और इस टॉपिक से बिहार दरोगा में 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अब यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे महान्यायवादी। क्या लिखेंगे? महान्यायवादी, महान्यायवादी। और एक तरफ लिखेंगे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। एक मिनट रुकिएगा। महाधिवक्ता। पहले टॉपिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन की ओर आएंगे। भाई दोनों देख लेंगे तो फिर क्या देखेंगे? टैग। क्या देखेंगे? टैग देखेंगे, टैग। आइए, देखिए, जैसे आपके ऊपर अगर कोई केस कर देता है, तो आपको क्या होता है? न्यायालय में जाना होता है। तो आप एक अपना वकील ढूँढते हैं। उस तरह से क्या होता है? सरकार है, तो सरकार भी कई तरह का नियम कानून बनाता है, तो सरकार से भी गलती हो सकता है। या सरकार के ऊपर कोई केस कर देगा, तो सरकार को भी क्या चाहिए? वकील चाहिए। अब एक हमारे यहाँ केंद्र स्तर पर सरकार होता है और एक होता है आपका राज्य स्तर पर सरकार होता है। केंद्र सरकार को कोई वकील चाहिए और राज्य सरकार को कोई वकील चाहिए। तो केंद्र सरकार के जो वकील होता है, उसी का नाम होता है महान्यायवादी। और जो राज्य सरकार का वकील होता है, उसी का होता है महाधिवक्ता। अब बाकायदा इसका संविधान में वर्णन किया गया है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए निकल रहे हैं, तो समझते हैं। क्या बोले? महान्यायवादी। महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। जबकि अगर हम महाधिवक्ता की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एडवोकेट। क्या बोलते हैं? एडवोकेट, एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ये जो महान्यायवादी होता है, ये क्या होता है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा वकील होता है। बड़ा वकील बोलिए या सबसे बड़ा बोलिए, विधि अधिकारी, दोनों चीज का मतलब एक ही है। विधि अधिकारी, विधि मतलब नियम कानून वाला अधिकारी। तो यह होता है केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील या सबसे बड़ा विधि अधिकारी। यह क्या होता है? राज्य सरकार है। क्या होता है? महाधिवक्ता जो होता है, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है या सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अब देखिए, जो महान्यायवादी की चर्चा है, अनुच्छेद आपका 76 में किया गया है, जबकि इसका चर्चा अनुच्छेद 165 में है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा कि महान्यायवादी का चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 76 में किया गया है। महाधिवक्ता का चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका 165 में है। देखिए, महान्यायवादी की बात करते हैं, इनको कौन नियुक्त करता है? देखिए, 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, सबका आंसर यहाँ राष्ट्रपति होगा, यहाँ कुछ पूछेगा, यहाँ पर राज्यपाल आंसर होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, इनकी नियुक्ति की बात करते हैं, इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। इनको हम बोलते हैं शपथ दिलवाने की बात, शपथ दिलवाने की बात करते हैं। या इनको देना हो त्याग पत्र, त्याग पत्र। देखिए, समझिए क्या है। महान्यायवादी की अगर हम बात करते हैं नियुक्ति का, देखिए इनके लिए निर्वाचन नहीं होता है। किसी भी जो बोल सकते हैं कि जिनको मतलब महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए। मतलब कि विधि के क्षेत्र में अगर आपको अच्छा खासा योगदान है या अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको महान्यायवादी बनाया जा सकता है। और यह कौन बनाता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो इसको निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन मतलब क्या होता है कि जनता चुन के भेजता है या कोई चुन के भेजता है, तो चुनाता नहीं है। ये क्या होता है? नियुक्ति किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? आपको राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी का। अब इन शपथ किसके समय लेंगे? तो राष्ट्रपति के समय। कहाँ लेंगे? राष्ट्रपति इनको पद की शपथ दिलवाता है। जैसे आप सिनेमा पे अगर देखते होंगे, वहां पर क्या होता है कि पुलिस अधिकारी वगैरह क्या होता है? शपथ लेता है संविधान का या कुछ चीज का शपथ लेता है। तो ऐसे इनको शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। अब मान लेते हैं क्या कि महान्यायवादी को नियुक्त किया गया, अब इसको काम करने का मन नहीं है, तो अपना कार्यकाल, हालांकि देखिए इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, वो आप समझा देंगे थोड़ा देर में। ना समझिए कि महान्यायवादी को मान लेते हैं क्या कि काम करने का मन नहीं है, ये अपना त्याग पत्र देना चाहता है। तो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। ये ऐसा हो सकता है कि इसको
हटाने की बात है कि इसको काम अगर कर रहा है, काम से पसंद नहीं इसका आ रहा है, तो इसको हटाया भी जा सकता है। तो हटा कौन सकता है? हटा सकता है आपको राष्ट्रपति। मतलब यहाँ कुछ भी करना होगा राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा महान्यायवादी का? राष्ट्रपति करेगा। इसको शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। इसका कुछ पूछेगा, महाधिवक्ता के बारे में कुछ पूछेगा, आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। मतलब क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता का शपथ कौन देता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को। महाधिवक्ता को हटा कौन सकता है? आपको राज्यपाल। यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल। अब इतना से काम नहीं चलेगा, और समझिए। देखिए अब क्या है कि देखिए जो महान्यायवादी होता है ये राष्ट्रपति के इच्छा पर रहता है। मतलब क्या बोले, यह राष्ट्रपति के कुछ यह राष्ट्रपति के क्या होता है? प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा होता है। मतलब देखिए, जब तक मन है राष्ट्रपति को तब तक इसको पद पर रखेगा, मन नहीं इसको क्या करेगा? हटा देगा। तो मतलब कि महान्यायवादी का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। यह क्या होता है? आपको राष्ट्रपति की इच्छा या उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जबकि महाधिवक्ता की बात करते हैं, इसका भी कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति के हमारे यहाँ 5 साल कार्यकाल फिक्स होता है ना, लेकिन इसको क्या है, कोई कार्यकाल वगैरह फिक्स नहीं होता है दोनों का। तो इसका कौन हटा सकता है? राज्यपाल। मतलब कि यह राज्यपाल के क्या होता है? इच्छा या प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना। प्रसाद पर्यंत मतलब होता है इच्छा। राज्यपाल की इच्छा पर महाधिवक्ता अपने पद पर आता है, और राष्ट्रपति की इच्छा पर आपको महान्यायवादी होता है। अब आगे समझिएगा, इसके पास कुछ पावर होता है। पावर क्या होता है? देखिए, यह देश के अंदर क्या बोले, यह देश के अंदर कोई भी कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है? लड़ सकता है। मतलब देश के अंदर कहीं भी जाकर एक केस लड़ सकता है। देश के अंदर पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी केस लड़ सकता है महान्यायवादी। अब आते हैं महाधिवक्ता की बात करते हैं। यह जिस राज्य का है, बिहार का है, तो पूरे बिहार भर में क्या कर सकता है? केस को देख सकता है। झारखंड का महाधिवक्ता है तो झारखंड के अंदर में क्या कर सकता है? देख सकता है। मतलब क्या बोले, ये पूरे राज्य के अंदर, पूरे राज्य के अंदर ये क्या कर सकता है? केस लड़ सकता है पूरे राज्य के अंदर। ये पूरे देश के अंदर की बात करते हैं। अब आइए देखिए, अब क्या बोले कि इसके पास और पावर क्या दिया गया है महान्यायवादी के पास? पावर की देखिए, यह मंत्री नहीं होता है और न ही संसद के सदस्य होता है। देखिए, केंद्र में होता है संसद, जहां विधि बनता है उसको बोलते हैं संसद बोलते हैं। यहाँ संसद में 2 घर होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि जनानी की ता मर्दानी की ता घर होता है, उस तरह से कि संसद में होता है लोकसभा, और क्या होता है? राज्यसभा होता है। तो देखना क्या है कि जो महान्यायवादी होता है न तो राज्यसभा का सदस्य होता है और न ही लोकसभा का सदस्य होता है। फिर भी इसके पास शक्ति है कि दोनों सदन में जा सकता है, वहां जो बहस होगा उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है। लेकिन चूंकि किसी का सदस्य नहीं है तो वोट नहीं दे सकता है। तो समझिए क्या बोले कि महान्यायवादी के पास एक पावर क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, मतलब यह संसद का सदस्य नहीं होता है। फिर भी संसद के दोनों घर, दोनों सदन में जाकर के बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बहसाबाजी कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। मतदान नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करेगा। सेम चीज इसके इसके लिए होता है, महाधिवक्ता के लिए। देखिए, राज्य के अंदर होता है राज्य विधानमंडल। क्या होता है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में होता है 2 चीज, एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद होता है। एक होता है विधानसभा। क्या होता है? विधान सभा होता है, विधानसभा होता है। अब सुनिएगा, जो विधान परिषद होता है इस सब राज्य में नहीं होता। हमारे 28 राज्य है ना, 28 राज्य। तो 28 में से क्या है, मात्र 6 राज्य में क्या है, आपको विधान परिषद है। और 6 राज्य कौन है? इसका ट्रिक है ताम बुक। क्या है? ताम बुक है, ताम बुक है। टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र हो गया, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक। मतलब भारत में ऐसा 6 राज्य है जहां पर वर्तमान में क्या है, विधान परिषद है। क्या बोले? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, अब क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। अब बाकी सब जगह क्या 28 में क्या है? विधानसभा है। तो अगर जहां पर क्या है कि 2 हाउस रहेगा, तो दोनों हाउस में जाकर के बोल सकता है, दोनों घर में जाकर के बोल सकता है, बहसबाजी कर सकता है, लेकिन वोट कहीं नहीं देगा। अगर एक हाउस है तो एक हाउस में जाकर बोलेगा, है ना, लेकिन मतदान नहीं करेगा। मतलब बिना मतदान के ये आपको संसद के दोनों सदन में भाग ले सकता है महान्यायवादी। और बिना मतदान के जो महाधिवक्ता होता है ये आपका राज्य विधानमंडल के सदन में भाग ले सकता है। अगला समझिए क्या होता है। यह जानते हैं, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी वकील है, लेकिन इसको परमानेंट कर्मचारी नहीं माना जाता है। इस सरकार का परमानेंट वकील या सरकार का परमानेंट कर्मचारी नहीं होता। कर्मचारी का नहीं होता है कि भाई
नौकरी लग गया तो 60 साल के लिए नौकरी लग गया, ऐसा होता है ना कि 30 साल, अभी 30 वर्ष में नौकरी लगा तो 30 साल और नौकरी कीजिएगा 60 साल तक, ऐसा रहता ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका कोई एज भी नहीं होता। तो मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि महान्यायवादी ये केंद्र सरकार का परमानेंट अधिकारी नहीं होता, पहला चीज। अगला क्या बोले, यह कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं होता, ये सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। इसी कारण से क्या होता है, ये अपना चाहे तो निजी केस लड़ सकता है। देखिए, अगर सरकारी आदमी होता है ना, समान तौर पे क्या होता है कि उसको कोई प्राइवेट काम नहीं करना होता। जैसे मान लेते हैं कि कोई आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कर रहे हैं, तो ये आपको करना क्या है, मनाही है। हालांकि लोग करता है, लेकिन क्या है, मनाही है। तो यह क्या है कि आपको प्राइवेट केस भी लड़ सकता है। सेम चीज हो गया कि महाधिवक्ता भी राज्य सरकार का, आपका बोल सकते हैं कि परमानेंट अधिकारी नहीं होता है, राज्य सरकार का आपका परमानेंट कर्मचारी नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है, इसको हम मानते हैं निजी, तो यह निजी अपना केस वगैरह भी लड़ सकता है। मतलब एक तरफ सरकार का भी केस लड़ सकता है, और दूसरी तरफ क्या है, कोई और इसको प्राइवेट केस मिलेगा, उसको भी क्या कर सकता है, ये लड़ सकता है। तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता से इतना पता होना चाहिए था। अब इससे काम नहीं चलेगा, जब भी पढ़िएगा तुरंत क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कैग। क्या पढ़ना है, कैग, यहीं पर बता देते हैं कैग। ये बहुत महत्वपूर्ण है कैग। कैग को बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, परीक्षा का मतलब जांच होता है, और नियंत्रण मतलब नियंत्रण करेगा। अब महालेखा मतलब क्या होता है, ऑडिट करना। क्या करना, ऑडिट करना। तो समझना क्या होता है, सरकार की खातों की जांच करता है। नियंत्रक या महालेखा परीक्षा काम क्या है, सरकार के खातों की जांच करता है। यह देखता है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, ये जो पैसा आ रहा है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है। तो मतलब क्या है, यह सरकार की खातों की जांच करता है। आई जांच किसका किसका कर सकता है, ये आपको केंद्र सरकार का भी खाता जांच सकता है, राज्य सरकार का भी खाता को जांच कर सकता है, और जो स्थानीय निकाय होता है जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज, गांव में होता है पंचायत होता है, शहर में नगर पालिका वगैरह होता है, तो ये स्थानीय निकाय को भी को जांच कर सकता है। यहाँ तक कोई सरकारी कंपनी वगैरह है या पीएसयू है, उसकी खाता को भी जांच कर सकता है कि पैसा आ रहा है आ जा रहा है तो सही तरीका से आ रहा है जा रहा है कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, या कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, उसकी जांच कर सकता है कौन, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। इसके बारे में वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। तो देखिए, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, अनुच्छेद 148 में कौन हो गया आपको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया। इसकी नियुक्ति की बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं, यह सब कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ अंतर क्या है ना, इसको क्या है कि राष्ट्रपति आसानी से यहाँ महान्यायवादी को हटा दे रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। इसको हटाने की प्रक्रिया बड़ा टफ है। इसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से इसको हटा सकते हैं। मतलब देखिए, नियुक्ति तो क्या है, आपको राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकता। तो क्वेश्चन पूछेगा, किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन राष्ट्रपति हटाते नहीं है। तो क्या बोले, इनकी नियुक्ति भी करेंगे राष्ट्रपति, इनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, अगर इनको समय से पहले त्याग पर देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे। हटाने के लिए बात करते हैं, तो हटाना होगा तो इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समझ कर समान तरीका से क्या करेंगे, हटाएंगे। मतलब राष्ट्रपति इसको आपको नहीं हटा सकता। अब देखिए, नियंत्रक या महालेखा परीक्षा की बात करते हैं, तो एक होता है, आगे हम बताएंगे कई कोई लेसन में, होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति के या आप बोल सकते हैं कि मार्गदर्शक या गाइड की भूमिका निभाता है, जैसे हम आपका गाइड का भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, लोक लेखा समिति होता है, तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या गाइड की भूमिका निभाता है। ये जो अपना कैग रिपोर्ट देता है बाद में, जो भी रिपोर्ट बना के देगा उसका जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है। तो क्या बोले कि जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका निभाता है। और फिर क्या बोले कि कैग जो रिपोर्ट देता है उसकी जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। लेकिन आप समझिए, ये कैग जो है, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, ये अपना रिपोर्ट देता किसको है, अपना रिपोर्ट सौंपता है किसको, राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है, और राष्ट्रपति फिर क्या होता है, संसद के समक्ष क्या करता है, रिपोर्ट अपना पेश करता है। ठीक ना। आपने 2G घोटाला, 3G घोटाला, इस सबका नाम सुना होगा। उसमें क्या हुआ था कि बेसिकली क्या है ना कि जो कि कैग होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मतलब सरकार के सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करता होगा, लेकिन हटाने की प्रक्रिया बड़ा ही टफ होता है। तो मतलब क्या होता है कि सरकार के खाता की जांच किया, सरकार करप्शन करा, उसको उजागर कर दिया, तो सरकार तो चाहे ना कि इसको हटा दे, लेकिन सरकार अब हटा नहीं सकता है, क्योंकि अब क्या है, हटाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया हटाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा, या नहीं याद तो जान लीजिए, विनोद राय हमारे देश में क्या थे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
तो हमारे यहाँ 2G घोटाला हुआ था, जो मोबाइल-तोबाइल वाला संबंधित है, ये तो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जाँच किया गया तो पता क्या चला कि इसमें क्या हुआ, गड़बड़ी हुआ और उसमें ए राजा को उसके लिए करप्शन का जिम्मा ठहराया गया था। और कई सारा कोल घोटाला वगैरह की बात करते हैं, ये सब क्या कैग ही उजागर किया था। मतलब केंद्र सरकार के खाता की जाँच किया और उससे पता चला कि यहाँ तो करप्शन हुआ है। तो मतलब कि सरकार नियुक्त कर देता है और कहीं ईमानदार ही निकल गया, तो सरकार को बड़ी घाटा भी होता है। तो इतना क्या है कि आपको इससे पता होना चाहिए था। अब आते हैं क्वेश्चन पर, आपको बन जाना चाहिए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है आपको? राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का कौन करता है नियुक्ति? आपको राष्ट्रपति। अब ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री का हमारे देश में चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है क्या? संसद के सदस्य का, विधानसभा का सदस्य का। जैसे एग्जांपल के लिए मोदी जी की बात करते हैं, तो मोदी जी के बनारस से एक सांसद के रूप में चुनाव हो रहा है, ठीक है ना? तो क्या है, सांसद के रूप में चुनाव हुआ है और जो पार्टी को बहुमत मिलता है ना, उसके नेता को एक मतलब पूरा पार्टी मिलकर अपना एक नेता चुन लेगा और उस नेता को फिर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री भी बनते हैं, उसको भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो सिंपल भाषा में हो गया कि जितना हमारे यहाँ मंत्री होता है, मंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। जितना मंत्री होता है, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो मतलब प्रधानमंत्री मंत्री की भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपका राष्ट्रपति ही करते हैं। अब बात करते हैं संसद के। तो संसद का मतलब होता है लोकसभा और क्या होता है? राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका क्या होता है? कुछ का चुनाव भी होता है और कुछ का मनोनयन भी होता है। देखिए, लोकसभा सदस्य में से क्या है कि वर्तमान में हमारे क्या है कि 550 गो सदस्य होता है और सबका क्या होता है? चुनाव होता है। पहले प्रावधान क्या था कि 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्र द्वारा लोकसभा में किया जाएगा। हालाँकि इस प्रावधान को आपको संविधान में संशोधन किया गया और 104वां नंबर संशोधन किया गया और यहाँ पर एंग्लो इंडियन के नियुक्ति करने के प्रावधान को हटा दिया गया। अब यहाँ राज्यसभा की बात करते हैं, तो इसमें टोटल कितना होता है? 250 गो सदस्य हो सकता है। इसमें 238 का चुनाव होता है, जबकि 12 का क्या होता है? मनोनयन होता है। कोई फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, एग्जाम्पल के लिए कोई खेल का है, कोई सिनेमा का है ना? तो उनको क्या होगा कि आपको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, मतलब उनको चुनाव में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो उनको बोला गया कि आपके देश से हम फायदा उठाएँगे। वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनको मना बहला के, फुसला के, मना के क्या किया गया? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया। रेखा की बात करते हैं, अभी सुधा मूर्ति की बात करते हैं, इनको नियुक्त किया गया है। तो मतलब ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, ये आपका क्या है? साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न में से किसका परत चढ़ा होता है? देखिए, यहाँ से आपको क्या पढ़ना होता है? यहाँ से 2 टॉपिक एकदम सिमिलर तरह का होता है, तो दोनों को एक साथ पढ़ना होता है, तब जाके आपको लंबा समय तक याद रहता है। एक पढ़ते हैं क्या आपको गैल्वेनाइजेशन, क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। एक पढ़ते हैं सल्फराइजेशन, सल्फराइजेशन पढ़ते हैं। देखिए, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, लोहा का कोई चीज़ होता है या लोहा पदार्थ होता है, लोहा को बाहर छोड़ देते हैं। तो लोहा क्या करता है कि बाहर में जो हवा है, हवा के साथ अभिक्रिया करेगा। हवा में होता है नमी, तो उसके साथ अभिक्रिया करता है और लोहा के ऑक्साइड बनता है और उसी को बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लग गया। और जंग लगने से लोहा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि लोहा पर जंग ना लगे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे देखते हैं ना कि घर में क्या होता है, केमाड़ी वगैरह होता है, उसको पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका क्या होता है कि जंग लगने से लोहा को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक का क्या बोलते हैं, जस्ता का एक लेप लगा देते हैं और उसी को बोलते हैं कौन-सी, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या जस्तीकरण बोलते हैं। तो पहले इसका हिंदी जानते हैं, फिर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सब बताएंगे। गैल्वेनाइजेशन को बोलते हैं, चाहे तो बोलिए इसको यसद, क्या बोले? यसद लेपन, यसद लेपन बोलिए। चाहे इसको बोलिए जस्तीकरण, क्या बोलिए? जस्तीकरण बोलिए। चाहे तो बोलिए कौन-सी, गैल्वेनाइजेशन की बात करते हैं। सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो लोहा होता है, क्या बोले? लोहा, लोहा को जब बाहर छोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या होता है, लोहा बाहर क्या है? हवा है। हवा में क्या है? नमी है। तो उसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या करता है कि लोहा के ऑक्साइड का निर्माण करता है और लोहा के ऑक्साइड को बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। क्या होता है फॉर्मूला? Fe2O3।
अब देखिए इसमें चूंकि क्या है, आपको नमी भी होता है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं जल योजित। क्या बोलते हैं? जल योजित। ये क्वेश्चन पूछा गया इस भाषा में, जल योजित या हाइड्रोलाइज्ड फेरिक ऑक्साइड। मतलब लोहा में जंग जो लगता है तो उस जंग का नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहा में जंग हो लगता है उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन में था फेरिक ऑक्साइड, एक ऑप्शन था जल योजित फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोलाइज्ड फेरिक ऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि देखिए इसके साथ क्या होगा, जल क्या होगा, नमी क्या होगा, जुटेगा, तो आंसर हो जाएगा जल योजित फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आपके ऑप्शन में जानते हैं इसका फॉर्मूला रहेगा Fe O2, ऐसे करके कुछ भी रह जाएगा, AFU रहेगा, FeO रहेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? Fe2O3 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि लोहा में क्या हुआ, जंग लगना, लोहा में जंग। तो लोहा में जंग लगना को ही क्या बोलते हैं आपको, लोहा में जो जंग लगता है तो जंग का ही फॉर्मूला क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। लोहा में जंग क्यों लगता है समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो लोहा में जंग लग गया, तो लोहा में जंग लगने से होता क्या है, तो देखिए लोहा है उसमें ऑक्साइड जुट रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है, नमी जुट रहा है, तो लोहा पहले क्या होगा? भारी होगा। पहले क्या होगा? पहले भारी होगा। पहले क्या होगा आपको? भारी होगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, और लोहा को झाड़िएगा तो क्या होता है, लेयर टूट के नीचे गिरता है। तो मतलब क्या है कि ऑक्साइड वगैरह टूट के नीचे गिर गया, तो पहले के अपेक्षा लोहा क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। तो मतलब यहाँ सही हो गया कि लोहा में जब जंग लगता है तो पहले तो क्या होता है, यह भारी होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर हल्का होगा। पहले क्या होगा? भारी, बाद में हल्का होगा। तो पहले जब क्वेश्चन पूछा था ना कि लोहा में जंग लगता है तो भार बढ़ता है घटता है, तो आंसर यही होता था कि भार बढ़ता है, क्योंकि हम आयरन का ऑक्साइड बना है। लेकिन बीपीएससी सर 60वीं प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि लोहा में जंग लगने पर लोहा का भार पर क्या असर पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है, बाद में घटता है, पहले घटता है, बाद में बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि लोहा में जंग लगेगा तो पहले भार बढ़ेगा और फिर क्या होगा, आपको घटेगा। पहले भार बढ़ेगा और बाद में क्या होगा, आपको हल्का हो जाएगा, घटेगा। अगला देखिए, देखिए कोई चीज को अगर क्या है ऑक्सीजन के साथ, कोई चीज को ऑक्सीजन के साथ अगर जोड़ा जाता है या कोई चीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उस जुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं दोस्त? ऑक्सीकरण। तो मतलब कि लोहा में जंग लगना क्या ऐसा कैसा रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। क्या वो? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। लोहा में जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण। जैसे देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है, जमा होता है, और वही ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, और उससे हमको शरीर को मिलता है एनर्जी। तो ग्लूकोज के फॉर्मूला होता है C6 होता है, H12 होता है, और O6 होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यही के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो बाद में क्या होता है, एनर्जी बनता है। आपको क्या होता है, एनर्जी मिलता है, और वाटर वगैरह बनता है, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी निकलता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी ग्लूकोज के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक ना। तो जो हम भोजन, जो भोजन टूटता है ऑक्सीजन के साथ में, उसको बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन, श्वसन। तो श्वसन कैसा हो जाएगा अभिक्रिया, ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आपको ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब लेपन के साथ, ठीक ना। तो ये सब लेपन तो समझ में आ गया, इसके बारे में और बताएंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये हो गया ऑक्सीकरण हो गया, मतलब लोहा में जंग लग गया, लोहा का ऑक्सीकरण हो गया। अब हम चाहते हैं कि लोहा पर जंग ना लगे, लोहा पर जंग ना लगे, तो जो लोहा को जंग से बचाने का कई तरीका हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। नहीं होता है कि लोहा गेट रहता है, घर में से कीजिए, पेंट कर दी, एक तरीका तो ये हो गया कि पेंट कर देंगे। अगला क्या है, उसके ऊपर क्या कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे, मोबिल लगा देंगे, ताकि क्या हो, चिकनापन से जंग ना लगे। एक तरीका ही हो सकता है। लेकिन एक तरीका क्या है कि इसके ऊपर क्या है कि जो लोहा है, लोहा का Fe संकेत होता है, इसके ऊपर क्या करेंगे, जिंक का लेयर, जिंक से पॉलिश कर देंगे, या जिंक का एक पतला लेयर चढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, जंग नहीं लेगा। और लोहा पर जिंक जोड़ने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है यसत लेवन। या चूंकि लोहा में जिंक मतलब होता है जस्ता, जस्ता जोड़ रहे हैं, तो जस से जस्ता और जस से जस्तीकरण। तो लोहा पर क्या बोले, जिंक की परत लपेटने को बोलते हैं जस्तीकरण। ऐसे क्या होता है, लोहा में जंग नहीं लगता है, और लोहा लंबा समय तक क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। तो ये हो गया क्या, गैल्वेनाइजेशन हो गया। हुआ ना है कि सल्फराइजेशन क्या होता है, या इसको बोलते हैं सल्फरीकरण। क्या बोलते हैं, सल्फरीकरण, या इसी को बोलते हैं वल्लीकरण, वल्लीकरण। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं सल्फरीकरण या बोलते हैं वल्लीकरण बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपने रबड़ का नाम सुना होगा, रबड़, रबड़, रबड़ का नाम सुना होगा, रबड़। नहीं होता, रबड़ ऐसे करते हैं तो रबड़ घिंचाता है, वो रबड़ की बात करते हैं। तो रबड़ क्या होता है आपका, लेटेक्स। क्या बोलते हैं, लेटेक्स पौधा वगैरह से क्या होता है, आपको प्राप्त है, रबड़ होता है। और रबड़ जब प्राप्त होता है तो बड़ा क्या होता है, मुलायम, बड़ा क्या होता है, मुलायम।
मुलायम होता है, एकदम लिक्विड के जैसा होता है, दूध के जैसा होता है। लेटेक्स का दूध से वगैरह से प्राप्त होता है, इतना मुलायम होता है कि इसको कोई हम आकार नहीं दे सकते हैं, मतलब उसको कुछ बना नहीं सकते हैं। तो अब क्या कहता है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या हो जाए, कठोर हो जाए, ताकि उसको हम दस्ताना बना सके, उसको जो बनाना है टायर बना सके। नहीं होता घर में टायर होता है, ट्यूब होता है, ये सब क्या होता है, रबड़ का ही तो बना होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, उसको कठोर करने के लिए इसमें मिलाते हैं कि आपको सल्फर। सल्फर मतलब क्या होता है, गंधक। क्या होता है आपको, गंधक। सल्फर या गंधक मिला देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, थोड़ा सा कठोर हो जाए। और ये जो रबड़ के साथ में या लेटेक्स के साथ में जो गंधक मिलाते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कौन, वल्नीकरण बोलते हैं, सल्फरीकरण बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सल्फराइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या हो गया आपका, यही हो गया। ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं, सबसे अच्छा शब्द जानते हैं, वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन, देखिए ये सब शब्द का इस्तेमाल कम करता है, ज्यादा क्या करता है, वल्कनाइजेशन। मतलब एक तरफ हो गया गैल्वेनाइजेशन, एक तरफ क्या हो गया आपको, वल्कनाइजेशन। दोनों सिमिलर तरह का शब्द है, तो दोनों को साथ में पढ़ना है। तो फिर से पढ़ते हैं। वल्कनाइजेशन क्या हो गया, रबड़ को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें आपको गंधक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और रबड़ को गंधक के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं वल्कनाइजेशन बोलते हैं। इसको सल्फराइजेशन बोलते हैं, सल्फरीकरण बोलते हैं, या बोलते हैं वल्लीकरण कहा जाता है। अब इतना तो समझ आ गया। अब उसके बाद इसका ट्यूब, दस्ताना, बहुत तरह की चीज क्या होता है, रबड़ से बनता है। अब जानते हैं, एक और क्वेश्चन पूछेगा। एक होता है रबड़ होता है, एक होता है स्टील होता है। ये तो क्या, हालांकि फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछता है रबड़ और स्टील में, पूछेगा कि इलास्टिक ज्यादा कौन है। क्या पूछेगा, किसमें इलास्टिक ज्यादा कौन है। अब सुनिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन जानते हैं, हमको एयरफोर्स का एग्जाम दिए थे आज से 10 15 15 16 साल पहले, 16 साल पहले ही दिए होंगे। और उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम हम कॉन्फिडेंस से क्या बना गए, रबड़ एकदम ऐसे ऐसे हो जाता है ना, हो गया गलती। तुम जानते हैं, देखिए ये आपका इलास्टिक इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को आकृति को चेंज करने के लिए जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, उसका इलास्टिसिटी उतना ही अधिक होता है। रबड़ को साइज को चेंज करना है, आकार को चेंज करना, ऐसे करेंगे हो जाएगा, है ना, तो बहुत जल्दी हो गया। तो इसका जो होता है इलास्टिसिटी कम होता है। जबकि स्टील को साइज को चेंज करना है, तो क्या होता है कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इलास्टिसिटी उसी का ज्यादा होगा जिस मटेरियल को रूप और साइज को चेंज करने के लिए जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। रबड़ के अपेक्षा स्टील में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो स्टील या जो इस्पात बोलते हैं, यह क्या होता है आपका, ज्यादा इलास्टिक होता है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब यहाँ से गलती होता है तो इसको ध्यान रखिएगा। इतना समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पर। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, जानते हैं, अभी और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, लेकिन पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पूछा उसके। गैल्वेनिकृत गैल्वेनाइज लौह चादरों पर निम्नलिखित में से किसका परत चढ़ा होता है। तो किसका होता है, जस्ता का। जस्ता का या जिंक का परत चढ़ा होता है। ये तो पॉइंट हो गया क्लियर। इसके अलावा क्या इतना से काम चल जाएगा। तो अभी जानते हैं कुछ और क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी अगर समझ लिया जाए तो क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक आपने सुना होगा चूहा, क्या सुना होगा, चूहा, चूहा का विष। एक ये क्वेश्चन पूछेगा चूहा का विष से पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी के चम्मच से, चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाया जाता, अंडा नहीं खाया जाता है। एक पूछेगा चूहा का विष, एक पूछेगा चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाया जाता। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि आपको जो खाने वाला जो बर्तन होता है, खाने वाला बर्तन, खाने वाला बर्तन, खाने वाला बर्तन, खाने वाला बर्तन में क्या होता है कि हम जस्ता का लेप नहीं चढ़ाते हैं। सुनिए क्या बताएं, ये बोले क्या, पहला क्या बोले कि हम क्या करते हैं कि आपको बचा रहे हैं लोहा को, जंग से बचा रहे हैं, तो जस्ता का लेप लगा दिए। लेकिन अब क्या बोलते हैं कि जो खाने वाला बर्तन होता है, उसमें क्या है कि जस्ता का लेप नहीं बनाते हैं। खाने वाला क्या बोले। अच्छा इस क्वेश्चन पूछा गया, रुक जाइए थोड़ा सा, किस भाषा में क्वेश्चन पूछा गया इसको देख लेते हैं। नहीं तो क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, रुक जाइए दोस्त। हाँ देखिए यहाँ पर पूछा गया है, कहाँ चले गया, कि लोहा के बर्तनों जिनमें खाद्य पदार्थों का भंडारण करते हैं। जैसे कई लोहा का बर्तन है कि लोहा का बर्तन है, इसमें हम क्या है, भोजन रख दिए हैं, खाने वाला चीज रख दी है। खाने लोहा के बर्तन जिनमें खाद्य पदार्थों का भंडारण किया जाता है, उनकी भीतरी भाग में, इनके अंदर वाला भाग में आपको जिंक का परत नहीं चढ़ाया जाता है।
जैसे हम क्या बोले कि लोहा पर क्या है कि आपको जंग लगता है तो हम जिंक का एक लेयर लगा देंगे, लेकिन यहाँ बोलता है कि खाने वाला अगर लोहा का बर्तन है तो वहाँ जिंक का लेप नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि खाने वाला जो मटेरियल है जो भी होगा उससे क्या करेगा, आपका जिंक अभिक्रिया कर लेगा और इसको विषैला बना देगा। इस कारण से क्या होता है कि आपको खाने वाला जो मटेरियल होता है, जो खाने वाला जो बर्तन होता है जो लोहा का बना होता है उसके भीतरी परत को जिंक से लेप नहीं करते हैं। इसमें आ गया। अब चूहा के विष, क्या बोले? चूहा के विष की बात करें, चूहा के विष की बात करें। चूहा के विष क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड होता है। पूछता है कि चूहा के विष क्या होता है? आपको जिंक फॉस्फाइड होता है। अब एक पूछता है कि चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाया जाता? देखिए, अंडा की बात करते हैं या लहसुन की बात करते हैं, याद रखिएगा। अंडा और लहसुन में क्या होता है? आपको सल्फर क्या होता है? आपको सल्फर पाया जाता है। क्या बोलते हैं कि अंडा की बात किए या क्या बोले? हाँ, रुक जाइए, वही तो था। कौन क्वेश्चन था? हाँ, कि चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाते हैं? तो देखिए, अंडा की बात की है या आप ये प्याज की बात करें, उसमें क्या पाता है? सल्फर पाया जाता है, सल्फर। और सल्फर क्या करता है? आपको चांदी के साथ क्या करेगा? मिल जाएगा, है ना? और उसके बाद क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, है ना? और यह क्या होता है? इससे क्या होता है कि आपको चांदी की चम्मच क्या होता है? काला हो जाता है, ठीक है ना? और इसलिए क्या किया जाता है कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाया जाता है। तो इतने क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे समझने। बाकी टीन की बात करते हैं, तो टीन में भी जनरली आता है, टीन में भी आपको जंग जनरली नहीं लगता है। तो इसलिए टीन का भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर जंग ना लगे वहाँ पर। और क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम में भी क्या होता है? आपको जनरली जंग वगैरह नहीं लगता है, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। शीशा की बात करते हैं, शीशा जानते हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। शीशा से तो बिहार प्रोग्राम में कई सारा क्वेश्चन पूछा गया। शीशा से क्या क्वेश्चन पूछा गया? देखिए, शीशा को जनरली क्या होता है कि बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। इसका लैटिन नाम होता है प्लम्बम। क्या होता है? प्लम्बम होता है, प्लम्बम होता है। शीशा क्या बोलते हैं? प्लम्बम बोलते हैं। इसको दिखाते हैं किससे आपको? पीवी से, पीबी से, पीवी से। इसका शीशा की बात करते हैं, देखिए शीशा के बर्तन में हम क्या करते हैं? अम्ल को रखते हैं। क्या रखते हैं? अम्ल को। क्योंकि देखिए, अम्ल को अगर लोहा वगैरह के बर्तन रखेंगे ना तो लोहा के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन आपका शीशा के साथ क्या होता है? अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अम्ल को रखना होता है तो शीशा के बर्तन में रखा जाता है। लेकिन एक समस्या है, ये क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को जब हम शीशा या कांच में रखते हैं तो क्या करता है? उसको क्या करता है? पिघला देता है। क्या करता है? पिघला देता है। इसीलिए क्या है कि जो दूसरे अम्ल को तो हम शीशा या कांच के बर्तन में रख लेंगे, लेकिन जो आपका एचएफ होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, इसको हम शीशा के भी बर्तन में नहीं रखते हैं, इसको हम कहाँ रखते हैं? आपको प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको जो शीशा होता है एचएफ उसको भी क्या करता है? आपको पिघला देता है, या पिघलाएगा नहीं तो उसके ऊपर क्या करता है? आपको धब्बा छोड़ देता है। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कांच पर अगर लिखना है या कांच पर क्या है डिजाइन तैयार करना है तो कौन सा अम्ल से करते हैं? तो किससे? एचएफ से। क्या करते हैं? एचएफ से। पूछेगा कि कांच पर डिजाइन तैयार करना है या कांच पर लिखना होता है तो किस का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए था। अब आगे बढ़िए। अब बोलता है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये देखिए क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित क्या है? बहुत सारा क्रांति हुआ है, कई तरह का क्रांति हुआ है। क्रांति का मतलब क्या? देखो होता है मुहा ठेठी, दू बोली हमू बोले, दू बोले हो बोले, मुहा ठेठी। एक क्या होता है? लड़ाई हो गया, एक हो गया मर्डर। अब मर्डर से क्या हो गया? बहुत परिवर्तन हो गया, अचानक से परिवर्तन, इसको बोलते हैं क्रांति। तो क्रांति मतलब क्या? कोई भी फील्ड में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया ना, बहुत लोग को प्रभावित किया तो उसे बोलते हैं क्रांति। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है? इंग्लैंड में आया था औद्योगिक क्रांति। क्या था? औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। ये औद्योगिक क्रांति क्या था? उद्योग के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में बहुत बड़ा क्या था? रेवोल्यूशन था। इसमें हुआ क्या था? देखिए, पहले स्वेटर की बात करते हैं, कपड़ा की बात करते हैं तो हाथ वगैरह से बुना जाता था। अब उसका क्या हुआ कि हाथ से बुन के ना करे, मशीन का प्रयोग करें उत्पादन के लिए। तो उत्पादन अचानक से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जहां पहले 100 को भर दिन में बनता था, अब क्या है? 1 लाख पीस बन रहा है। और उसने क्या किया कि मानव जीवन को बड़े प्रभावित किया। यूरोप की कंपनी अपना सामान को बेचने के लिए ही दुनिया पर राज करना शुरू किया। वहां से कच्चा माल लेकर के आएंगे, अब बना के क्या करेंगे? वहां पर बेचेंगे।
और तो ये नहीं बोल सकते हैं कि ये क्रांति ने क्या है, दुनिया को बड़ी प्रभावित किया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। कहाँ हुआ? इंग्लैंड से। ये तो उद्योग के फील्ड में बोले, उद्योग के फील्ड में। ऐसी अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग क्रांति हुआ है। खास करके हमको एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ बहुत सारा क्रांति हुआ है। अब देखिए चूँकि अभी हुआ क्या है कि एम.एस. स्वामीनाथन जी का मृत्यु हुआ है और वो कृषि के फील्ड में भारत में बहुत बड़ा काम किए हैं। तो चूँकि वो एम.एस. स्वामीनाथन कृषि के फील्ड में काम किए हैं तो उनको भारत में हरित क्रांति के जनक बोलते हैं। तो जितना भी क्रांति है ना, सारा से क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, यहाँ पर लिया है। मतलब समझ में आ रहा है? जो जो टॉपिक की बात करते हैं, चर्चा में चल रहा है, उससे कुछो इंटरलिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भले अब स्वामीनाथन मरे हैं, लेकिन हो सकता है कोई क्रांति क्वेश्चन पूछ दे। आते हैं अलग-अलग फील्ड का, पहले यहाँ बताते हैं। श्वेत मतलब क्या होता है? उजला। क्या होता है? उजला होता है। श्वेत मतलब क्या होता है? आपको उजला होता है। उजला किसका रंग होता है? दूध का। तो श्वेत क्रांति बोलिए, व्हाइट रेवोल्यूशन बोलिए, ये क्या है? दूध के उत्पादन से संबंधित है। देखिए दूध का उत्पादन क्या होता है? जैसे किसान पहले जानवर वगैरह पालते थे। अब क्या है, गाँव में दूध बेचते थे या दा गाँव में दूध बेचने की सुविधा बनी है या गाँव कोई लेता भी था, तो उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं था, दूध तो तुरंत खराब हो जाता है। अब शहर पहुँचा नहीं पाते थे, तो क्या हुआ कि आपको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वर्गीज कुरियन। क्या? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। इनके प्रयास से भारत में हुआ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना। क्या हुआ? इनके प्रयास से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुआ और इसने लॉन्च किया क्या? ऑपरेशन फ्लड। क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। वही कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आपने जैसे सुधा का नाम सुना होगा बिहार में, ऐसी क्या है, एक अमूल है। एक अमूल का गंजी जंघिया भी आता है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। ये अमूल की बात करते हैं, क्या? दूध वाला चीज है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आएगा। श्वेत क्रांति या उजला क्रांति का संबंध किससे है? तो संबंध क्या है? दूध के उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध का उत्पादन से। और ये कहाँ से शुरुआत हुआ था? गुजरात से। कौन से? अमूल से शुरुआत हुआ था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है ना? और क्या बोले कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ही लॉन्च किया था ऑपरेशन फ्लड। और चूंकि इस कारण से भारत में दूध का उत्पादन बहुत बढ़ गया। अब भारत देखते देखते क्या हो गया कि विश्व का नंबर 1 उत्पादन हो गया दूध में। नंबर 1 उत्पादक हो गया। तो वर्तमान में भारत क्या है? दुनिया में दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा क्या? उत्पादक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। अब वर्गीज कुरियन को बोलते हैं क्या? तो वर्गीज कुरियन को बोलते हैं आपको भारत में श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति के जनक बोलते हैं आपको, इनको बोलते हैं। और जब श्वेत क्रांति पढ़िएगा तो तुरंत आपको पढ़ना है क्या? हरित क्रांति। क्या पढ़ना है? हरित क्रांति पढ़ना है, हरित क्रांति। देखिए लेकिन हरित क्रांति के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खाली हमको क्रांति बताना है। तो हरित क्रांति पर फोकस करेंगे तो 10 मिनट इसी पे लग जाएगा। तो हम डिफरेंट क्रांति पर फोकस करेंगे। फिलहाल ये बताते हैं कि हरित क्रांति का संबंध क्या है? खदान के उत्पादन। क्या? खदान के उत्पादन से। खदान के उत्पादन से। खदान क्या होता है? खाने वाला अन्न बोलते हैं खदान। खाने वाला अन्न। तो खाने वाला अन्न हमारे यहाँ पहले नहीं था। देश आजाद हुआ था तो हमारे पास खाने का नहीं था। तो क्या हुआ कि खाने के अन्न के लिए क्रांति किया गया। और ये क्रांति की शुरुआत हुआ था कहाँ से? आपका बोल सकते हैं किसने शुरू किया विश्व में? तो बाबू नॉर्मल बोरलॉग। नॉर्मल बोरलॉग। नॉर्मल बोरलॉग। बोरलॉग। तो विश्व में आपको हरित क्रांति के जनक बोलते हैं नॉर्मल बोरलॉग को। अब भारत में क्या उसने शुरुआत किया? आपको स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक बोलते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। ये हमारा एक अलग टॉपिक है, तो किसी दिन क्वेश्चन लेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक ना? फिलहाल जानिए कि हरित क्रांति आपको खदान के उत्पादन से संबंधित है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मल बोरलॉग को बोलते हैं और भारत में हरित क्रांति का जनक आपको एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब आइए यहाँ पर प्रमुख क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आइए, हरित क्रांति को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका पिता कौन है आपका? सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे पूछेगा? क्रांति। क्रांति का संबंध सबके माता पिता नहीं पूछता है, बस श्वेत क्रांति का याद करिए वर्गीज कुरियन, और हरित क्रांति का एम.एस. स्वामीनाथन। बाकी का याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ याद करना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति, अच्छा, जब धान उन उपजाते हैं तो हरा भरा दिखाई देता है और उसे खाने वाला अन्न निकलता है। तो हरित क्रांति का संबंध क्या है? खाने वाला अन्न से। क्या? खदान। क्या बोले? खदान। खदान मतलब खाने वाला अन्न से। श्वेत क्रांति, दूध कैसा होता है? उजला होता है। तो श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन को बोलते हैं दूध के उत्पादन से संबंधित है। ठीक ना? नीली क्रांति, समुद्र का रंग और आकाश रंग कैसा होता है? नीला होता है। पढ़ोगे? आज समुद्र में क्या पाया जाता है? मछली पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मत्स्य उत्पादन। क्या बोलते हैं? मत्स्य। तो नीली क्रांति बोलिए या ब्लू रिवोल्यूशन बोलिए, इसका संबंध किससे है आपको? आपको मत्स्य। क्या बोले? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन। तो याद करना, ये तीनों तो ऐसे याद हो गया बाबू। कैसे याद हो गया? रुकिए, मत्स्य उत्पादन कैसे याद हो गया? देखिए पहले क्या बोले कि हरा भरा दिखाई देता है खेत में, तो खेत से अन्न उपजता है, तो हरित क्रांति।
दूध का रंग उजला तो क्या हो गया? श्वेत क्रांति। फिर क्या बोले? नील क्रांति, मत्स्य उत्पादन, मतलब समुद्र का रंग नीला, समुद्र में मछली तो मत्स्य उत्पादन। अब आइए गुलाबी। अब जानते हैं गुलाबी क्या होता है? गुलाबी भी क्या होता है? एक होता है झींगा मछली, क्या होता है? झींगा मछली, क्या होता है? झींगा मछली। जैसे यहाँ पर मत्स्य उत्पादन क्या है? मछली आ गया, लेकिन एक होता है झींगा मछली, स्पेशल प्रकार का, इचना होता है ना, उस तरह का होता है। अब जानते हैं उस तरह का मछली रहता है ना, उसको देख के लड़की डरती है, और लड़की जानते हैं गुलाबी रंग पसंद करती है। तो कैसे इंटरलिंक करना है आपको? तो गुलाबी क्रांति को बोलते हैं अ, संबंध किसे? आपको झींगा उत्पादन, क्या बोलते हैं? झींगा, पिंक रेवोल्यूशन, झींगा का उत्पादन। अब कृष्ण की बात करते हैं या काली क्रांति की बात करते हैं, इसका संबंध क्या है? पेट्रोलियम का उत्पादन। क्या होता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में तेल होता है ना। तो कृष्ण क्रांति या काली क्रांति का संबंध किसे है? पेट्रोलियम के उत्पादन, पेट्रोलियम के उत्पादन से। लाल क्रांति की बात करते हैं तो देखते हैं टमाटर का रंग लाल होता है, और जो मांस खरीदने जाते हैं, मांस का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? रेड रेवोल्यूशन का, टमाटर और मांस के उत्पादन से। अब देखिए बादामी क्रांति की बात करते हैं तो ये मसाला, क्या होता है? मसाला। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला के उत्पादन से है, ठीक ना। अब पीला, सरसों पीला होता है, और सरसों से क्या निकलता है? तिल निकलता है। तो मतलब कि पीली क्रांति का संबंध क्या है? सरसों या तिलहन के उत्पादन से, सरसों या तिलहन के उत्पादन से क्या हो गया? आपका पीली क्रांति हो। देखो फिर से आते हैं, क्या बोले? हरा भरा खेत में रहता है, खाने वाला अन्न, तो हरित क्रांति खदान। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन। नीला, समुद्र का रंग नीला, और नीला समुद्र का रंग है, समुद्र में मछली पाया जाता था, मछली को बोलते हैं मत्स्य, तो मत्स्य का उत्पादन। और गुलाबी क्रांति झींगा का उत्पादन, ये भी एक तरह का मछली होता है। कृष्ण क्रांति, काली क्रांति, पेट्रोलियम। पता ना ये कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है? अंदर से निकलता है, और कोयला काला होता है, पेट्रोलियम में अंदर से निकला तो भी मान लीजिए काला होता है, तो काला काला काली क्रांति हो गया। लाल क्रांति, टमाटर और मांस लाल होता है तो लाल क्रांति हो गया। बादामी हो गया मसाला क्रांति, मसाला से संबंधित बादामी। और पीली क्रांति क्या हो गया? पीला होता है सरसों, तो सरसों और तिलहन हो गया पीली क्रांति। अब आते हैं धूसर, इसको बोलते हैं ग्रे, क्या बोलते हैं? ग्रे, ग्रे रेवोल्यूशन। तो उर्वरक होता है, जो फर्टिलाइजर होता है, जो खेत में डाला जाता है पौधा के लिए, है ना, ताकि पौधा जल्दी आपको वृद्धि करे। तो उर्वरक क्रांति क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर से संबंधित क्या है आपको? धूसर क्रांति या ग्रे रेवोल्यूशन क्या है? संबंधित है। एक होता है जानते हैं भूरू, भूरी, क्या होता है? भूरी। अब भूरी को बोलते हैं ब्राउन, क्या बोलते हैं? ब्राउन, है ना, ब्राउन। तो ब्राउन क्रांति का संबंध कई सारा चीज से होता है। एक तो क्या होता है, जहां चमड़ा का उत्पादन होता है उससे भी संबंधित है। इसके अलावा क्या होता है? कोका कोला वगैरह बनता है, वहां से भी है। कई सारा पेय पदार्थ बनता है, वही कोका कोला वगैरह बनता है, उससे संबंधित है। इसके अलावा क्या होता है? जो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है, उसको बोल सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए भी क्या है? आपको भूरी क्रांति संबंधित है। तो भूरी क्रांति क्या हो गया? चमड़ा, कोको, फूड इंडस्ट्री, पेय पदार्थ हो गया। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। अब आते हैं बैगनी। बैगनी क्रांति होता है सुगंधित फूल से, सुगंधित फूल की खेती करना है। जैसे आप लेवेंडर का नाम सुने हो, तो हमारे देश में एक बोल सकते हैं कि क्रांति लाया गया था, मतलब कि हमको जो सुगंधित फूल वगैरह है, जैसे हम बाहर से इंक मंगवाते थे, बाहर सॉरी बाहर से सेंट वगैरह मंगवाते थे, तो पैसा तो खर्च करना पड़ता था। बोला कि भारत में हम उपजाएंगे, आप भारत में क्या करेंगे? उसको सेंट बनाएंगे। तो मतलब बोल सकते हैं बैगनी क्रांति का संबंध क्या है? सेंट के उत्पादन से, सेंट के उत्पादन से। और खास करके क्या बोले? लेवेंडर, क्या बोले? लेवेंडर, लेवेंडर। एगो लवेंडर होता है, नहीं बनवे लवेंडर, एगो लेवेंडर है। गोल क्रांति, आलू कैसा होता है? गोल होता है। गोल क्रांति क्या हो गया? आपको आलू, क्या हो गया? आलू के, गोल क्रांति हो गया आलू के उत्पादन से संबंधित हो गया। अब सुनहरी, सुनहरी क्रांति को बोलते हैं गोल्डन, क्या बोलते हैं? गोल्डन रेगुलेशन। इसका समझ जानते हैं? आपका दो चीज से है। एक हो गया कोई चीज शहद, एक हो गया बागवानी, क्या हो गया? बागवानी। इसको याद करवा देते हैं, देखिए आप खाली इतना कीजिए, बाग बगीचा में जाते हैं तो मियाज फ्रेश होता है, बोलते एकदम सुनहरा लग रहा है, क्या मौसम है, मौसम सुहाना लगे, वाह जी वाह वाह। तो क्या बोले? गोल्डन क्रांति मतलब सुनहरा, सुनहरा क्रांति क्या हो गया? मौसम सुहाना लगे। तब मौसम सुहाना कहाँ लगेगा? बाग बगीचा में घूम रहे हैं तो बागवानी कर रहे हैं। अब बगीचा में घूमिएगा तो कहीं मध पोता भी लगले रहेगा, मध के छत्ता लगले रहेगा। तो मतलब क्या हो गया? आपको मध से निकालेंगे, शहद निकालेंगे, शहद खा लिया और मजा आ गया। तो मतलब क्या हो गया? गोल्डन या सुनहरी क्रांति शहद के उत्पादन से और बागवानी से संबंधित है। अब क्या बोले? सुनहरी रेशेदार, सुनहरी रेशे, इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। देखिए रेशेदार मतलब होता है फाइबर, रेशेदार मतलब होता है फाइबर होता है। जूट होता है, जूट से बनता है आपको टाट वगैरह, कपड़ा वगैरह बनता है। तो क्या होता है? जूट। तो जूट देखिए वर्तमान की बात है, जूट के उत्पादन में भारत और बांग्लादेश बहुत ही आगे है। भारत में बात करते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब जूट के उत्पादन में क्या है? आगे है। तो यहाँ क्या बोले? जूट के उत्पादन से क्या है? आपको गोल्डन, गोल्डन क्या बोले? फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। एक होता है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति के साथ क्या? अंडा हो गया मुर्गी,
अंडा कहाँ से आएगा? मुर्गी से, ठीक ना। और यहाँ देखिए मांस था, तो मांस पूछेगा तो लाल है, लेकिन अंडा मुर्गी बोलेगा तो रजत, क्या हो जाएगा? रजत। और रजत को बोलते हैं सिल्वर। तो सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध क्या है? अंडा मुर्गी के उत्पादन से है। और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन पूछेगा, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, रजत रेशेदार पूछेगा तो कपास के उत्पादन, क्या हो गया? कपास के उत्पादन, कपास के उत्पादन हो गया, कपास के उत्पादन। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए कपास काली मिट्टी में होता है लेकिन एकदम व्हाइट व्हाइट होता है। और चांदी भी कैसा होता है? उजला होता है। चांदी भी उजला होता है। तो सिल्वर मतलब क्या हो गया? चांदी। चांदी मतलब क्या हो गया? रजत। तो रजत रेशेदार हो गया आपको कपास का उत्पादन। और अमृत क्रांति, हमारे देश में कई सारा ऐसा नदी है जहां पर क्या होता है कि पूरा बाढ़ है, कई जगह क्या होता है? सुखाड़ होता है। तो ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं कि बातचीत चल रहा है कि जहां पर क्या है कि बाढ़ आता है, वहां के पानी को क्या करेंगे? ऐसे जगह भेज देंगे जोड़ करके नदी को कि जहां पर क्या हो? सुखाड़ हो। तो इसको बोलते हैं कौची? नदी जोड़ो परियोजना। और नदी जोड़ो परियोजना को ही बोला गया अमृत क्रांति। क्या बोलते हैं? अमृत क्रांति ना बोलता है। एक होता है चना अमृत। तो चना अमृत में क्या होता है? पानी डाला जाता है ना। तो पानी है, तो मतलब कि अमृत क्रांति क्या है? आपको पानी के पानी जो जोड़ा जा रहा है नदी को, तो नदी जोड़ो से क्या है? आपको अमृत क्रांति है। तो देखिए दोस्त, एक बार में ये सब याद नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स हमको क्या करना है? इसको पढ़ना है, तब जाके याद होगा। अदरवाइज क्या होगा? याद नहीं होगा। ठीक हो गया ना? यहाँ देख लिए थे। हाँ देख लिए थे। अब आते हैं चौथा। अब आइए, बोलता है कि भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो ये जानते हैं टॉपिक क्या है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए समझिएगा, यहाँ पर इस मैप को लेते हैं तब समझ में आपको आएगा। देखिए भारत आपका यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं क्या है? यूरोप है। यहाँ पर कहीं क्या है? यूरोप है। यूरोप ये वाला है, ये यूरोप है। ये अफ्रीका हो गया, ठीक ना। ये हो गया भारत, ये हो गया एशिया हो गया। तो देखिए शुरुआती समय क्या था कि एशिया में भारत और चीन का पूरा दुनिया में दबदबा रहता था। अब क्या हुआ कि सब साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह में भारत आगे था, लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ कि यहाँ धर्म वगैरह क्या हुआ? हावी होते गया। और वही यूरोप में क्या हो गया? धर्म के जो अंधापन में सब डूबे हुए थे, उससे क्या हुए? निकले। और निकलने के बाद क्या हुआ कि वहां आधुनिकता की शुरुआत हुआ। आधुनिकता मतलब होता है तर्क वितर्क। तर्क वितर्क मतलब क्या होता है? कोई चीज को हम पहले पूछेंगे, जानेंगे, तब मानेंगे। धर्म में क्या बोलता है कि मानो, जाने का आवश्यकता है, उसके बाद ये से मान लो, ये लिखल है पुस्तक में। तो समझिए हुआ क्या समस्या। तो देखिए भारत में जानते हैं दो चीजें। एक क्या बोले? भारत में मसाला, क्या बोले? भारत में मसाला। अब भारत का क्या था? सूती वस्त्र। ये पूरा विश्व विख्यात था, मसाला और सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र क्या था? भारत से बाबू क्या यहाँ पर जाता था, और यहाँ के मार्केट में पूरा बिकता था। और मसाला भी जाता था, बिकता था। मसाला का देखिए, सूती वस्त्र बिना तो रह सकते थे, लेकिन मसाला के बिना यूरोप के लोग नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है? ठंडा प्रदेश है। और ठंडा प्रदेश में क्या होता है कि आपको ठंडा वगैरह हो ज्यादा रहता है, और बीमारी वगैरह भी होता है। सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि जब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो मसाला है नहीं, आदि डाल दिए, कुछ कुछ क्या किया, गर्म करके घी में क्या पी लिए, ठीक हो गया। तो ऐसे क्या है कि मसाला का इस्तेमाल दो तीन पर्पस के लिए करते थे। एक क्या है कि इसको दवाई के रूप में इस्तेमाल करते थे। अगला क्या है कि इसको मसाला को जब भोजन में डालते हैं तो क्या होता है? टेस्टी, मतलब स्वाद के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और प्लस क्या है कि देखिए जानवर वगैरह क्या है कि ठंडा प्रदेश से यहाँ मर जाएगा। अब मर जाएगा तो उसको लंबा समय तक सुरक्षित रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले जानते हैं हित नता ही क्या होता था? खस्सी खा के निरंतर में आता था। और वो पच पच वो खस्सी चढ़ चढ़ को खस्सी मराता था। और जब हित लौटता था तो वो खस्सी के टांग उसको देवल जाता था, किल्ला ले ले जा हित खइहा अपना घर बना कर। तो वहां पर उसके ऊपर हल्दी लगा दिया ताकि वो लंबा समय तक सुरक्षित रहे। देखिए ना, हम लोग जो अचार बनाते हैं, अचार में क्या करते हैं? कई तरह का मसाला मिला देते हैं ताकि वो क्या है? लंबा समय तक सुरक्षित रहे। तो मतलब कि भोजन को लंबा समय तक सुरक्षित रखना है, मांस को लंबा समय तक सुरक्षित रखना है, तो मसाला की आवश्यकता है। तो पहले होता क्या था? देखिए यहाँ पर ई वाला, ई हिसाब से व्यापार होता था। मतलब कि जमीन मार्ग से व्यापार हो रहा था। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत अब खोज हुआ, भारत भूलाल था। भारत भूलाल नहीं था। पहले क्या है कि व्यापार इस रास्ता से जमीन के मार्ग से होता था, मतलब स्थल मार्ग से होता था। लेकिन हुआ क्या कि यूरोप के लोग क्या ईसाई हैं, और यहाँ से मुस्लिम धर्म का उदय हुआ अरब से। वही जाके एरिया पर आके कब्जा कर लिया। अब मुस्लिम और ईसाई के बीच पड़ता नहीं था, तो लड़ाई पड़ा होता था। इससे व्यापार में आ रहा था बाधा। तो ये लोग सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं, कहीं दूसरे जगह से रास्ता खोजते हैं जहां के माध्यम से भारत से व्यापार करेंगे। देखिए पहले समुद्र में जानते हैं लोग दूर तक नहीं जाता था। लोग को लगता था कि समुद्र क्या फ्लैट है, जाएंगे तो कहीं किनारा आएगा, और डूब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। लेकिन उसमें से क्या होता है, कोई साहसी आदमी निकला, बोला कि नहीं हम देखेंगे कहाँ है। तो देखिए ये जो पहले देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पुर्तगाल, यहाँ पर स्पेन है। तो शुरुआती समय यूरोप में क्या हुआ? पुर्तगाल स्पेन क्या था? बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही आगे था। हालांकि बाद समय में उसका स्थान कौन ले लिया? ब्रिटेन ने लिया, बाद में जर्मनी ले लिया, और वर्तमान में कौन है? अमेरिका हो गया। लेकिन शुरुआत में कौन था? पुर्तगाल स्पेन।
पुर्तगाल स्पेन क्या करता, वहां के जो राजा था ना, वहां के हेनरी द ग्रेट था, उसको नेविगेटर कहते हैं। वो पूरा दुनिया में भौगोलिक खोज को बढ़ावा देता था। और भौगोलिक खोज को बढ़ावा क्यों देता था? कि वहां सामान लेकर के आएगा, यहाँ बेचेगा, उसको बेचने में ही फायदा था। भारत पर कोई कब्जा करने नहीं आया था शुरू में, यहाँ के लूर लक्षण देख के कब्जा कर लिया। मतलब बोल सकते हैं यहाँ खाली व्यापार करने आया था, उसी में लोग खुश था। तो समझिए क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ कि लोग, चाहे पुर्तगाल से चाहे स्पेन से कोई निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि यहां से पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज। ये बार्थोलोमियो डियाज क्या हुआ, ये बात कब है? 1488 का, 1488 का यहाँ पाए। और यहाँ आगे इनको पता नहीं चला, कब जाना कहने कहने भारत मिलेगा, उसको पता नहीं चला, घूर के बेचारा चला गया। अब समझिए क्या है कि यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर क्या है? स्पेन है, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर ऊपर वाला स्पेन। स्पेन से एक व्यक्ति निकला भारत में खोज करने के लिए। अभी पहुंच गया कहाँ? यहाँ पर। यहाँ पहुंचे तो एकदम खुश के, एकदम पहुंच गए भारत। यहाँ देखे कि आदमी तो लाल लाल दिखाई दे रहा है, तो नाम क्या रख दिया? रेड इंडियन। क्या रख दिया? रेड इंडियन। रेड इंडियन नाम रख दिया, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ सब आदमी है, लाल लाल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ के निवासी को बोल दिया, कहाँ? अमेरिका के निवासी को रेड इंडियन। हालांकि यहाँ पर गया तो देखे क्या है, हम आए थे भारत, अब भारत से कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल नया जगह पहुंच गया था, इसके बारे में पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था। मैंने यहाँ के लोग तो जानवे करता होगा, जो मूल निवासी होगा, लेकिन बाहरी लोग से इनका संपर्क नहीं था। तो इसको रखा गया कि नाम क्या? नई दुनिया। क्या रखा गया? नई दुनिया। मतलब इसका नाम रख दिया गया, नई दुनिया रख दिया गया। और यही बाद में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, अमेरिकी वेस्पुगी, अमेरिकी वेस्पुगी, अमेरिकी वेस्पुगी पुगी पुगी, उसके नाम पर इसका नाम क्या हो गया? आपको अमेरिका रखा गया। तो फिलहाल समझिए, यहां से जो व्यक्ति निकला था, इसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। कोलंबस था, देखिए यहाँ के, ये है इटली। कहाँ? इटली। हाँ इटली का, लेकिन स्पेन के लिए काम करता था। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है रांची के, आज चेन्नई के लिए खेलते हैं। तो इसी क्या बोले कि यहाँ से क्या हुआ, निकल करके कहाँ यहाँ पहुंच गया। आई बात है 1492 का। नई दुनिया का, या बाद में इसका नाम पड़ा अमेरिका, इसका खोज कौन किया है? कोलंबस। कोलंबस कहाँ का था? अमेरिका का। सॉरी, कोलंबस कहाँ का था? आपका था इटली का। काम किसी लिए करा था? स्पेन का। तो इसलिए ज्यादातर देता है कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। ठीक है, अब आइए। अब चूंकि यहाँ से खोज गया तो कुछ इसको नहीं मिला, तो यहाँ गए तब, अब राजा महाराजा यहाँ भेजा है तो नाव है, अकेले जाता है। देखिए मोदी जी कहीं जाते हैं तो खाली मोदी जाते हैं, उनके साथ रहता है 100 गो 500 आदमी रहता है, वो तो नाम खड़े ना कि मोदी जी गए हैं। तो ऐसे बहुत सारा हाथ जाएगा, नाव वाला जाएगा, तो खर्चा तो होगा। आया तो कुछ मिल भी नहीं किया, इसकी इतना बेइज्जती किया गया, आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या करके मर गया। अब अगला व्यक्ति क्या हुआ कि यहाँ पुर्तगाल से फिर निकला, यहाँ आ गया। इसका नाम था, ये जानते कब? ये 1492 की बात करते हैं, ये क्या है? साल 1498 ये निकला। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पर आए, यहाँ आ गया। और देखिए ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, गुड होप बोलते हैं। इसी का नाम है आशा अंतरिप। क्या है? आशा अंतरिप है, आशा अंतरिप है, आशा अंतरिप है। तो चाहे केप ऑफ गुड होप बोलिए, चाहे आशा अंतरिप बोलिए, लेकिन आशा अंतरिप है क्या वास्को डी गामा खोज किया है? नहीं भाई, इसका पहले ही देखिए बार्थोलोमियो डियाज जी खोज कर चुके हैं। तो केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिप का खोज कौन किया है? 1488 में बार्थोलोमियो डियाज। इसके 10 साल बाद क्या हुआ कि वास्को डी गामा आया। यहाँ के वास्को डी गामा अब भुला गया, हुआ पता नहीं चला क्या करें। तो बोला क्या हमारे भैया तो वो भुला गए थे, हम भुला गए। तब तक उसको क्या हुआ, एक आदमी मिल गया। वो कहाँ के था? गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। और उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। ये बेसिकली क्या था? एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, है ना। तो वास्को डी गामा इसको देखा तो बोला कि, वास्को डी गामा को परेशान देखा तो बोला कि काहे ला परेशान है? बोले कि हम आए थे भारत खोजने, भारत पता नहीं चला। बोले कि आप महाराज थे, हम वहीं के, तो चलिए पहुंचा देते हैं। तो मतलब कि अब्दुल मजीद की सहायता से क्या हुआ, इससे आया यहाँ तक, क्या हो गया, यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर क्या हो गया? पहुंच गया। और ये कहाँ? केरल में। कहाँ पहुंचा? केरल में। तो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछेगा कि वास्को डी गामा किसके सहायता से भारत पहुंचा था? तो एक गुजरात के व्यापारी था अब्दुल मजीद, जिसके सहायता से क्या हुआ? भारत पहुंचा। ठीक है, भारत पहुंचा और एक नया समुद्री मार्ग खोज किया। इसके पहले क्या है, कोई बाबू समुद्री मार्ग के भारत आने के लिए रास्ता नहीं जानता था। इसलिए कहा था कि भारत का खोज कौन किया है? वास्को डी गामा किया है। लेकिन भारत भुलाया उलाया नहीं था, इस समुद्री मार्ग का क्या किया है? खोज किया। ये एकदम पॉइंट होना चाहिए क्लियर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये कब आया? तो 1498 में। कहा 1498 में। ये कहाँ आया? केरल में। केरल में कहाँ? कालीकट। कहाँ? कालीकट, कालीकट। केरल में कालीकट। कालीकट का नया नाम है कोझीकोड। क्या है? कोझीकोड, कोझीकोड है। तो वास्को डी गामा 1498 में केरल के बंदरगाह कालीकट में पहुंचा।
तो यहाँ कोई राजा होगा, पहले राजा महाराजा का शासन था, तो यहाँ का राजा कौन था? जमोरिन का, वो जमोरिन, जमोरिन। पूछेगा कि जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो वहां का राजा कौन था? जमोरिन। ठीक, अब आइए, हमारे यहाँ जानते हैं क्या होता है? कोई हिट रहता आ गया एकदम गर्दा, सफेदी बिछावा, कहने बिछावा, पानी लिया हुआ एकदम गर्दा नहीं, मतलब बड़ी हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की कल्पना है। अतिथि देवो भव किया जाता है, अतिथि को भगवान माना जाता है, देवता माना जाता है। इनको पूरा आओ भगत किया गया, और आओ भगत किया गया तो राजा ने स्वागत किया। अब ये आया कुछ ये व्यापार करने के लिए, तो पहले से जो है व्यापारी रहेगा जी, जो सामान बेच रहा था उसको अच्छा लगेगा नहीं, तो क्या करेगा? विरोध करेगा। तो यहाँ अरब के कई सारे व्यापारी थे, वो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो मतलब कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डिगामा के बारे में क्या सही नहीं है। वास्को डिगामा 1498 में भारत आया, सही है। कालीकट का बंदरगाह पहुंचा, सही है। जमोरिन वहां का राजा स्वागत किया, सही है। अगला क्या है कि पहले से मौजूद अरब व्यापारी ने स्वागत किया, नहीं भाई, स्वागत नहीं किया। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए, जो वास्को डिगामा है ये 1498 में आया, ये कहाँ का था? पुर्तगाल के। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि भारत का सबसे पहले व्यापारिक जो संबंध स्थापित हुआ कहाँ से? पुर्तगाल से। और जब पुर्तगाल से बाबू यहाँ जो वास्को डी गामा यहाँ आया तो लौटा ना, तो जो जितना माने 50-60 को नाव ले होगा, सब पर क्या क्या सामान लादा। और जब यहाँ से गया तो 1 करोड़ खर्चा किया, और जाके बेचा तो 60 करोड़ में यहाँ बिका। अब यहाँ 60 करोड़ में बिका, समझिए कि वो का बेरोजगार था, और 10 दिन के बाद वो जाकर वही पटना में एकदम बड़का बिल्डिंग पीट लिया। तो सोचिए ना, ये कौन स्कीम हाथ लग गया जी। तो लोग सोचा कौन स्कीम हाथ लग गया, ऐसे पूछे लगा, तो हम लोग व्यापार करते हैं भारत के साथ एकदम शान से, बोले क्या पूरा सब भारत से व्यापार करने क्या हुआ? लालच हुए। इसीलिए क्या हुआ, कई सारा यूरोपीय कंपनी आया भारत से व्यापार करने के, लेकिन सबसे पहले कौन था? आपको वास्को डिगामा था, कहाँ के? पुर्तगाल का था। तो सबसे पहले व्यापारिक संबंध क्या हुआ? पुर्तगालियों के साथ स्थापित हुआ। और देखा देखी क्या हुआ कि और भी लोग आया, तो कौन कौन लोग आया वो बात की बात कहानी है, पहले खाली वास्को डिगामा के बारे में समझाते हैं। वास्को डिगामा जानते हैं भारत में टोटल 3 बार आया। पहला 1498 में आया, फिर लौट के चला गया, है ना? अब बाद में एक और यात्री आया, उसका नाम था अ, उसका कौन नाम था? हाँ, अच्छा उस नाम का ध्यान नहीं है, हाँ नाम आ गया। पेड्रो, क्या है? पेड्रो अल्वारेज। अरे नाम थोड़ा टेंट रहता जी। पेड्रो अल्वारेज, पेड्रो अल्वारेज। पूछेगा कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पेड्रो अल्वारेज था। ये आया था 1500 में, मतलब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, 1500 में क्या? पेड्रो अल्वारेज। ये भी कहाँ का था? पुर्तगाल का था। अब जानते हैं 1498 में चला गया, फिर क्या होगा 1498 में? फिर 1502, 1502 और फिर 1524, 1524 सुनिए। 1498 में वास्को डी गामा पहला बार भारत आया, दोबारा कब आया? 1502 में। और तीबारा कब आया? 1524 में। और यही 1524 में ही क्या हुआ, भारत में ही इसको मलेरिया रोग हो गया, और मलेरिया में साफ हो गया, मतलब मलेरिया में इसका क्या हो गया? आपको मृत्यु हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, पुर्तगाली पहला देश था जो भारत के साथ आया, भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया, और साथ ही क्या है कि भारत से जाने वाला भी अंतिम देश है। सुनिए क्या बोले कि पुर्तगाली हमारे यहाँ 1498 में आया, ये गया कब? 1961 में। जबकि इंग्लैंड हमारे यहाँ आया तो इंग्लैंड भी हमारे एरिया पर कब्जा कर लिया था, भारत पर वही शासन कर रहा था। तो वो क्या हुआ कि 1400 अच्छा 1947 में भारत को आजाद करके चला गया। फ्रांस तो कुछ एरिया पर कब्जा कर लेता, पांडिचेरी वगैरह एरिया पर, वो क्या हुआ 1954 में भारत को आजाद करके चला गया। अब बच गया पुर्तगाल। पुर्तगाल, पुर्तगाल क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर है गोवा, यहाँ पर क्या आपको गोवा है, गोवा। गोवा पर क्या किया था 1510 में, 1510 में यहाँ के था राजा, क्या था राजा? उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और छीनने वाला जो पुर्तगाल के जो शासक था उसका नाम था अल्बकुर्क। क्या नाम था? अल्बकुर्क, अल्बकुर्क, अल्बकुर्क था, अल्बकुर्क था, अल्बकुर्क था, अल्बकुर्क था, अल्बकुर्क था। इसने क्या किया था? यूसुफ आदिल शाह से, मतलब पुर्तगालियों ने गोवा को किसे जीता? आपको यूसुफ आदिल शाह से। कब जीता? 1510 में। अब पुर्तगाली शासक कौन था? अल्बकुर्क था, जो क्या इसको जीत लिया। और 1510 से लेकर के ये आपको 1961 तक क्या है, इसके ऊपर कब्जा कर लेता। ये जाने के लिए तैयार नहीं होता, बोला कि ना हमर यहाँ है बस जमीन, बोला कि भारत के हमर है जी, आप जाइए यहाँ से, बोले कि ना ना ये हमर है, हमारे यहाँ है। तो यहाँ से क्या हो गया, उड़ के यहाँ जमीन वहां चला आया है। तो नहीं माना तो भारत ने क्या किया, अपना सेना भेजा। जब सेना भेजा तो बेचारा क्या हुआ, डरे यहाँ से भाग गया। तो बाबू 1400 क्या बोले, 1498 में आया और 1961 में गया। तो मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनियां कौन था? पुर्तगाल। भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपीय कंपनियां कौन था? आपको पुर्तगाल था। ये सब आपको याद रखना है। इसका देखा देखी बाद में बहुत सारा हुआ, तो मतलब सबसे पहले कौन हो गया? पुर्तगाल हो गया। ताइए देखिए, बताने के लिए जानते हैं, यहाँ भी हम 20 मिनट और बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा हिन हुन हो जाएगा ना, इसलिए हम क्या करें, थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, बाद में और आपको बताएंगे। आइए, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? बताइए बबुआ, बबुआ तो कौन जगह? पुर्तगाल के साथ। ये कब बाबू? 1498, 1498 में। इंग्लैंड की बात करते हैं ना,
इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था आपका 1600 में। कब हुआ था? 1600 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, सॉरी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ कब आपको? 1498 में। इंग्लैंड वाला का हुआ 1600। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो जानते हैं इस 1731 के आसपास कंपनी स्थापित किया था। और फ्रांस की बात करते हैं तो इस 1664 में क्या हुआ था कि स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत में आया था 1600 आपको 68 में आया था। तो देखिए स्विट्जरलैंड का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे बाद में आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? फ्रांस था। हालांकि स्विट्जरलैंड आंसर देगा तो यही आंसर होगा। एक कौन था? डच। एक कौन था आपको? डच था। ठीक है ना? तो देखिए आया कौन था? पहले पुर्तगाली। पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। पुर्तगाली आया। बाद में कौन आया? डच आया। हालांकि देखिए डच कंपनी का स्थापना हुआ 1602 में, लेकिन डच पहले हमारे यहाँ आ चुका था। ठीक है ना? डच आया। उसके बाद कौन आया? इंग्लैंड के हमारे यहाँ लोग आया। कहाँ का आया? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का आया। इंग्लैंड का आया। फिर कौन आया आपको? फ्रांस आया। कौन आया? फ्रांस आया। और फिर कौन आया आपका? स्विट्जर क्या गया? स्विट्जरलैंड। हालांकि एक डेनमार्क भी आता है, वो हमारा काम का नहीं है। क्या आया? स्विट्जरलैंड आया। तो इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि पुर्तगाली में वास्को डिगमा आया था। ठीक है ना? और आपका डच की बात करते हैं तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था कब? 1602 में। लेकिन इसके पहले ही डच के यात्री जिसका नाम था कार्लेलियन हाउल्टमैन, वो यहाँ पर आ चुका। ठीक ना? और उसके बाद क्या है कि इंग्लैंड का भी व्यक्ति आपको कंपनी की स्थापना होने से पहले आ चुका था। ये ऐसा करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जानते हैं एक जगह कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ है। जितना बताया ना इसको याद रखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा आपको हम और बताते चलेंगे। एक दिन तो जाहिर सी बात है कि 1.5 घंटा क्लास में सब बता ना पाएंगे। और इसमें क्या होता है 1.5 घंटा क्लास होता है लेकिन वो भी आ जाता है, क्योंकि लइकन को चाहिए कोई चीज, बेबी को बेस पसंद है, डिक्चियों 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 वो चाहिए। आइए, हाँ ये जानते हैं क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है, मतलब जानते हैं सोशियोलॉजी से या महत्वपूर्ण जो टर्म हो सकता है उससे क्वेश्चन आ रहा है। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है, मतलब इसका क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए जब कोई व्यक्ति समाज के जो नियम है कानून है सबको बढ़िया से क्या करता है, मानता है, उसका पालन करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो समझिए दो चीज समझा रहे हैं। एक समझाएंगे कि अनुकरण। क्या वो? अनुकरण। अनुकरण। एक पढ़ाएंगे समाजीकरण। क्या पढ़ाएंगे? समाजीकरण। पहले समझते हैं अनुकरण क्या होता है। अनुकरण, अनुकरण मतलब क्या होता है? किसी को देख करके उससे जैसा बनना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं अनुकरण। हमको देख के आपको लग रहा है कि भाई जानते हैं बड़ी, तो इनके जैसा बनना चाहेंगे, अनुकरण हो गया। आप किसी व्यक्ति को देखिए उसके हिसाब बनना चाहे, क्या होगा? अनुकरण। तो अनुकरण में क्या होता है? एक आपका रेफरेंस क्या बनता है? रेफरेंस। क्या? रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या होता है? किसी से तुलना करेंगे, किसी से तुलना करेंगे और उसके जैसा बनना चाहिएगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके भैया अगल बगल कोई तेज होंगे तो आप उनके जैसा बनना चाहिएगा। कोई सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाह रहा है, तो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? एक व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है, उसके जैसा कोई क्या है दूसरा कोई बनना चाहता है, उसको बोलते हैं कोई चीज की रेफरेंस के अनुसार बनना चाहता है। और इस जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं अनुकरण। मतलब हम किसी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं उसको बोलते हैं अनुकरण। क्या बोलते हैं? अनुकरण। इसको नकल बोल सकते हैं। तो अनुकरण हो गया। अब देखिए अनुकरण क्या है? अगर अच्छा आप रेफरेंस ग्रुप मानते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर क्या है, कोई अच्छा टीचर का कोई मेहनत किया है ना, वैसे व्यक्ति को अगर फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा बात है। नहीं तो फिर क्या है कि बिग बॉस में जो होता है उसनकन है ना, उसनकन में फॉलो कर रहे हैं तो इससे समाज है क्या निकल जाएगा? कचरा हो जाएगा। अब आते हैं समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण मतलब समाज ने क्या किया? कुछ बाबू नियम बनाया, कुछ बनाया, नियम बनाया है। समाज ने कुछ क्या किया? नियम बनाया है कि ये सही है, गलत है। कोई बड़ा आदमी है उसको पैर छू के प्रणाम किए, सही है। कोई बड़ा आदमी है उसको गलिया के चलाए, ये क्या है? गलत है। तो ये क्या है? समाज का एक नियम है, समाज का मापदंड है। समाज मापता है कि चोरी करना क्या है? खराब चीज है। ठीक है ना? तो चोरी कोई करेगा उसको खराब माना जाएगा। तो समाज के जो नियम है या जो प्रतिबंध है उसको क्या करा कोई फॉलो करता है, उसको बोलते हैं कि इसका हो रहा है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, समाज का जो नियम है कानून है उसको फॉलो करें तो बोलते हैं यह समाजीकरण की ओर जा रहा है। और समाजीकरण करवाया कैसे जाता है? समाजीकरण का शुरुआत होता है घर से। देखिए सबसे पहले क्या है कि बच्चा होता है, तो बच्चा को क्या होता है? मम्मी होती है। मम्मी क्या बोलती है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फिर क्या है? घर में उसको परिवार सिखाता है, उस अगल बगल गोतिया नहीं है, भाई बहन सिखाता है, हो गया। फिर क्या है कि वो स्कूल में पढ़ने जाता है तो स्कूल में भी सिखाया जाता है। क्या हो गया कि आपको प्रशासन पुलिस वो भी क्या करता है? नियम कानून मतलब पालने के लिए जोर देता है। तो ये सब क्या है? सोशलाइजेशन क्या है? टूल्स है, मतलब क्या है? यंत्र है जिसके माध्यम से किसी का समाजीकरण हो रहा है ताकि वो व्यक्ति जो है समाज में जाके रह सके। कोई व्यक्ति जंगल में रहता है, जंगल से अचानक से निकाल कर उसको समाज में खड़ा कर देंगे, वो आदमी रह ही नहीं पाएगा।
कोई आदमी क्या है कि आपको यहाँ है, उसको अचानक से जंगल में खड़ा कर दिया जाए, वहाँ पर रह ही नहीं पाएगा। एक मोगली सिनेमा आया था, है ना? मोगली सिनेमा आया था, बेसिकली क्या है, वो जंगल में व्यक्ति रहता है, तो जंगल के क्या है, जीव-जंतु के साथ वो रहना शुरू कर देता है, तो जंगल के नियम कानून के अनुसार क्या हो गया, उसका सोशलाइज़ेशन हो गया। सोशलाइज़ेशन मतलब ये नहीं होता कि आपको यहाँ मनुष्य जीवन के ही सोशलाइज़ेशन की बात करते हैं। सोशलाइज़ेशन मतलब होता है प्रत्येक जीव-जंतु क्या होता है, अपना समाज के नियम को फ़ॉलो करने का प्रयास करता है। भैंस का देखना अलग तरह का समाजीकरण होता है, मच्छर का अलग तरह का समाजीकरण होता होगा, ठीक है ना? बकरी का अलग तरह का समाजीकरण होता है। हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य जो है समाज के नियम कानून को फ़ॉलो करता है, उसको बोलते हैं सामाजीकरण या सोशलाइज़ेशन होता है। इसमें एक प्राइमरी हो गया, घर से क्या होता है, प्राइमरी रूप से शुरू होता है, बाद में पुलिस प्रशासन क्या हो गया, स्कूल कॉलेज सब क्या हो गया, सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन का टूल हो गया। अब आइए यहाँ पर, अगला क्या है, आपको ऑप्शन दिया गया निजीकरण, क्या है निजीकरण, निजीकरण। देखिए, एक चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एलपीजी। एल का फुल फॉर्म पूछता है एग्ज़ाम में कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एल का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइज़ेशन। रुकिए बाबू, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दरोगा में, इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए तैयार रहिए। एल का होता है लिबरलाइज़ेशन, लिबरलाइज़ेशन। पी का होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। देखिए, जेसन जेड से भी लिखा जाता है, एस से भी लिखा जाता है, वो आपको उचित लगे लिख लीजिएगा। जिस होता है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, लिबरलाइजेशन को बोलते हैं उदारीकरण, क्या बोलते हैं उदारीकरण, उदारीकरण। एलपीजी में पूछे एल का फुल फॉर्म क्या होता है, पी का क्या होता है, जी का क्या होता है? पी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, ये तो हिंदी लिखना ना, हिंदी बोलते हैं निजीकरण, निजीकरण कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ये होता क्या है समझाते हैं, देखिए। सरकार क्या है कि नियम कानून को बहुत सख्त बना के रखता है। हमारे यहाँ जब देश आजाद हुआ, तो सुई से सुआ सब सरकारें बनाता था। सरकार क्या है कि निजी आदमी को प्रवेश करने का बहुत कम अनुमति देता था। कहा जाता था कि आपको कोई काम करवाना है तो जूता घिस जाता था। तो ये क्या है कि हमने हमने क्या हो गया, जो ये आपको जो सरकारी किया, तो सरकारी चीज़ जानबे करते हैं कितना करप्शन होता है। सरकारी चीज़ का एफिशिएंसी बहुत कम होता है। देखिए, सरकारी मास्टर 1 लाख रुपया लेता है, पढ़ाता कुछ ही है, घंटा कुछ नहीं पढ़ाता है, ठीक ना? अब प्राइवेट आदमी क्या है कि बेचारा 10,000 मिलता है, लेकिन पढ़ाता स्कूल में बहुत बढ़िया से है। तो मतलब क्या बोले कि प्राइवेट में एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, लेकिन हमने सरकारी का रास्ता अपनाया, उस कारण से क्या हुआ कि हमारा जो देश है ना? वो क्या हो गया, बहुत ही खराब स्थिति में चला गया। अब हमारे पास पैसा नहीं है, आमदनी नहीं उठाने खर्चा रुपया हो रहा है, तो हम सब जगह पाकिस्तानी से भी, जो पाकिस्तान भीख माँग रहा है, हम लोग भीख माँगने जा रहे थे कि भैया, भैया, भैया दे दे। कोई नहीं दिया। एक बोला कि देंगे, लेकिन कैसे देंगे? हम जो कहेंगे वो करेंगे, करोगे तब? बोला कि हम करेंगे। अब मजबूरी में करोगे ना करेगा? तो बोला कि तुमको पहले अपना देश में रिफ़ॉर्म लेके आना पड़ेगा। देश में रिफ़ॉर्म ऐसा लेके आना पड़ेगा कि बड़ी दर्द होगा। बोला कि यार दर्द होगा, लोग मानेगा? बोले कि माने जाए तो करना पड़ेगा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पीवी जो नरसिम्हा राव हैं, है ना? इन्हीं के समय में क्या हुआ, भारत में आपको आर्थिक उदारीकरण का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। पीवी नरसिम्हा राव। और उसमें वित्त मंत्री थे आपको मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को मुख्य रूप से श्रेय दिया जाता है। भारत में जो उदारीकरण किया गया, ये मनमोहन सिंह, इसलिए भारत में उदारीकरण का जरा बोलते हैं, मनमोहन सिंह को बोलते हैं। अब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अब समझाते हैं। उसने क्या बोला कि पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा नीति बनाना पड़ेगा जिससे क्या हो कि बाहर के लोग भी आके आपके यहाँ व्यापार वगैरह कर सके और समस्या ना हो। तो सरकार जब नीतियों को उदार बनाती है, लिबरल बनाती है, उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, सरकार जो नियम कानून जो एकदम टाइट बना लेता है, उसको क्या करना, नियम में ढिलाई देना है, उसको बोलते हैं उदारीकरण या लिबरलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं। सरकार, सरकार, सरकार सब जगह सरकारें हैं। अब बोला कि एक प्राइवेट को भी आने का मौका देना चाहिए। जैसे रेल है, रेल में 100 रुपया सरकार लगल है, तो सरकारी बोलते हैं। अब बोला कि नहीं, इसमें क्या है कि प्राइवेट को भी आने का मौका मिलेगा। जैसे बात करते हैं, ठीक है? अगर क्या है कि अगर 51 रुपया तक सरकार का है और 49 रुपया प्राइवेट का है, तो भी इसको सरकारी ही बोलें। क्यों? क्योंकि अगर वोटिंग हुआ तो 51 वाला क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन इसको पलट दीजिए, अगर 51 रुपया क्या हो गया प्राइवेट का और 49 रुपया सरकार का, तो यहाँ वोटिंग हुआ तो कौन जीतेगा? ये प्राइवेट जीतेगा। तो इसको बोलते हैं प्राइवेटीकरण। निजीकरण मतलब क्या होता है कि अब जो है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसको हम निजी को क्या करें, सौंप रहे हैं। निजी को क्या कर रहे हैं, आपको सौंप रहे हैं। अगर क्या 51% या इससे ज्यादा निजी आ गया, तो उसको बोलते हैं निजीकरण बोलते हैं। निजीकरण का सिंपल मतलब होता है कि सरकार अपना सामान बेचेगा, और राष्ट्रीय सरकार अपना सामान रेल सेल गेल सब कंपनी को बेच देगा, देश पूरा बेच दो, वो क्या हो गया, निजीकरण हो गया। और सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि पहले बैंक हमारे यहाँ सब प्राइवेट था, इंदिरा गांधी का किया सबके सरकारी कर दिया,
तो हो गया आपको राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण हो गया। तो हमारे देश में बैंक का एक बार 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, एक बार 1980 में, दोनों बार इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थे। ये चौथा पंचवर्षीय योजना में आई किया गया था, आपको छठी पंचवर्षीय योजना में, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, तो निजीकरण समझ में आ गया कि प्राइवेट को भी आने का मौका दिया जाए। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। देखिए, अमेरिका और यूरोप के कंपनी क्या था, आपको सामान बेचना था। इसको हम मैपवा थोड़ा दिखा देते हैं बाबू, तो बस आइए ना यहाँ पर, कहाँ चला गया, यहाँ पर। चाहे ऐसा करते हैं, दूसरे मैप ले लेते हैं, तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ तो रुकिए थोड़ा सा, हाँ, आइए देखिए, हाँ चला गया, आइए देखिए, देखिए दोस्त, ये क्या है, ये पूरा यूरोप है, ये भी अमेरिका है, ये पूरा यूरोप है। ये सब अपना सामान बनल है पूरा, आ इसका जनसंख्या कम है। भाई शूटर के जरूरी है 5 गो, 5,000 अब बनल है 5 करोड़, सब कहीं बेचना है, ठीक ना। अब ऐसा देश खोजे के चक्कर में जहां पर क्या है कि लोग गरीब है वहां बेच सके, तो गरीब है तो पैसा कैसे देगा। अरे पैसा तो कैसे कमों में देगा, बेचेगा तो देबे करेगा, लेकिन यहाँ कंपनी नहीं बना रहा है इस, तो ये बोला क्या है कि सब जगह हमको जाके क्या करना है, बेचना है। और नारा क्या दिया, वैश्वीकरण। क्या बोला कि तुम अपना सामान हमारे यहाँ बेचो, हम मतलब कि वैश्वीकरण मतलब क्या हो गया कि विश्व का एक अर्थव्यवस्था का दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा। यहाँ का सामान यहाँ जाएगा, यहाँ का सामान यहाँ जाएगा, यहाँ के गाना सुनेंगे, यहाँ पर कुछ तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, यहाँ हम कैप्टन अमेरिका देखेंगे। तो ये क्या हो गया आपको, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अगर इकोनॉमिक के टर्म में देखेंगे, तो एक अर्थव्यवस्था का दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव को बोलते हैं वैश्वीकरण। लेकिन अगर ब्रॉडर टर्म में देखिएगा, एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिल रहा है, सब क्या है, वैश्वीकरण है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई वहाँ के छोटा छोटा पैंट जींस पहन के चल रहे हैं अमेरिका वाला, और हमारे यहाँ क्या है, योगा वहाँ धोती पहन के वो योगा कर रहा है, योगा मना रहा है वो लोग। हम लोग क्या है कि एकदम शराब पी के पी रहे हैं एकदम, और वो क्या कर रहा है, मतलब हम लोग शराब पी रहे हैं, तो यहाँ इसका क्या कर रहे हैं, आपको पश्चिम के चीज को अपना रहे हैं। और हमारे यहाँ योगा वो कर रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ के चीज को अपना रहा है, तो इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण हो गया। अब देखिए, ये लोग वैश्वीकरण का नारा दिया, ग्लोबलाइजेशन का नारा दिया, लेकिन आप जानते हैं क्या बोलता है, अमेरिका फर्स्ट। क्यों, क्योंकि अब देखिए, भारत और चाइना इस स्थिति में आ गया है ना कि अपना सामान ये भी बेच सकता है। पहले तो क्या था कि ये लोग खाली अपना सामान बेचता था, यहाँ से बदले में कुछ बिक्री नहीं करता था। अब क्या इसको होने लगा दर्द, बोलता है कि बाप रे बाप, वही सामान अपना बेच रहा है। तब बोलता है कि नहीं वैश्वीकरण नहीं, अब बोलता है अमेरिका फर्स्ट। फिलहाल यहाँ पाइए जो क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था का दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव को बोलते हैं वैश्वीकरण। अब आइए क्वेश्चन पर। अच्छा, ये बताए भी नहीं किया, तो अब बताते हैं। हमारे एलपीजी का शुरुआत जानते हैं, 1991 1991 में किया गया, 1991 में एलपीजी का शुरुआत किया गया। एक होता है एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिस पर खाना बनता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात। 1991 में इसी को बोलते हैं नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो भारत में नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया, 1991 में, 1991 में आया। कौन प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव थे। अब पीवी नरसिम्हा राव को मिला भारत रत्न, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये आपको मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री, तो मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का असली रूप से क्या कहता है, जनक कहा जाता है। तो ये लगता है कि आपका क्या हो गया, पंच। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था। जब समाज के सभी नियमों मापदंडों को पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं, समाजीकरण। क्या कहते हैं, समाजीकरण हो गया, आंसर आपका हो गया, ठीक ना। तो ये हमारे तरफ से एक थोड़ा सा छोटा सा एफर्ट है कि आपके तैयारी में थोड़ा सा मदद कर सके। बाकी देखते हैं कि हम आप वहां तक चल पाते हैं, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अच्छा चीज को लोग पसंद करता है नहीं, यहाँ खाली कहिए डिंग डोंग चाहिए, ठीक ना। अच्छा चीज क्या होता है, ज्ञान देने में भी मेहनत है और ज्ञान लेने में भी क्या है, मेहनत है, ठीक है। हम ही मेहनत करें। आप हम देखिए, कभी नहीं बोलते कि हमारे वीडियो देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब, सब घंटा वाला हम फिर में नहीं रहते हैं। आपका काम है, पसंद आ रहा है इसको देखिए, लेकिन एक चीज बोलेंगे, इसका फायदा उठाइए, बहुत ही बेनिफिट करेगा। इस सीरीज को अगर लगातार फॉलो कीजिएगा ना, तो बहुत क्या होगा आपको दोस्त, बेनिफिट होगा। और एक और चीज, क्या छोड़िए, सब सब एक ही दिन नहीं बताएंगे और फेरा फेरी नहीं बताएंगे हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद।